हाँ, लाइट उड़ रही है इधर लाइट चला नहीं इधर लाइट चला इधर लाइट मुख्यमंत्री लाइट को तो बजट से भाग मार्केटिंग करना जरूरी है। तो एक अच्छे मोहन का कीमत 1100 का नहीं होना, उसका कीमत 51 होता है। अब जब वो दे आदमी तो जम करके घंटा टाइम लगा करके और एक एक चीज को बारीकी से समझ करके और फिर दिया जाए, ठीक है। और फिर जो दे दिया गया उग्र नक्षत्र उग्र दिवस में टाइम निकाल के दे दिया गया कि जाओ बेटा व्रत करो। तो दिवा नमस्कार सब नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम 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 गुरुजी बदरानी बोल रहा हूं। प्रणाम बदलानी जी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार सर। प्रणाम दीप्ति प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ। हम लोग मुहूर्त की चर्चा कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने करण को समझा था। तो कितने स्थिर और कितने चर करण बताए थे? कोई बताएंगे उसका नाम बोल करके? 4 स्थिर कर्ण थे। शकुनी, नाग, नाग, चतुष्पद और किंतुधन। जी। 4 स्थिर करण और 7 चर करण। हाँ, तो 7 चर करण कौन कौन सा था? बव, बालव, कौलव, तेतिल, कर, वाणिज, विष्टि। इष्टिकरण से हम लोग क्या समझ? भद्रा। विष्टि को भद्रा कहते हैं गुरुजी। इष्टि से भद्रा का विचार किया जाता है जी। एक करण का मान लगभग कितने घंटे का हो सकता है? गुरुजी 24 घंटे का। ना, 12 घंटे गुरुजी। वो आधा होता अच्छा, है। तिथि के आधे भाग। हाफ 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 करते हैं। ठीक। 12 घंटे। 12। क्योंकि ये तिथि का आधा होता है, इसीलिए ये लगभग 12 घंटे का करण होता है। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया था। अचानक भद्रा का विचार
कब करना चाहिए? जब भद्रा गुरुजी पृथ्वी लोक पे जब वास करे। भद्रा पृथ्वी जी, और वो तब होता है जब कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि से चंद्रमा गोचर करे। कर्क, सिंह, मीन और कुंभ राशि में। उस समय भद्रा का निवास पृथ्वी लोक पे होता है। श्रावण पूर्णिमा को भद्रा कौन से राशि में हो? पाताल लोक में। राशि मैंने पूछा, प्रश्न मकर देखिए मकर में आप। होता है गुरुजी। मकर। मकर में। मकर राशि गुरुजी आपने बताया। मकर में। ठीक, यही छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो पूछे जा सकते हैं और जिसको हम थोड़ा बहुत याद रखने की जरूरत है, और इसी को याद रखेंगे तो हमको जवाब देने में सहूलियत होगा। कई लोग ब्लाइंड होते हैं, ठीक है। ब्लाइंड होने का मतलब है कि वो अंधा होना, यही समझ। अंधा मतलब किसी भी विषय वस्तु में वो ब्लाइंड। अगर ज्योतिष पे विश्वास है तो उसको ब्लाइंड फेथ, आप जो बोलोगे वो वही माने। इसीलिए तो ज्योतिष में इतने गलत चलन चल गए कि लोग ब्लाइंड फेथ करते हैं ज्योतिष के ऊपर, सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा हमारा शास्त्र। तो ऐसे ब्लाइंड फेथ करने वाले लोगों को यदि कह दिया गया कि आज रक्षाबंधन 12 बजे के बाद मनाना है, तो वो 12 बजे तक नहीं मनाएगा। नहीं, टीवी में फलाने आचार्य जी ने बोला है 12 बजे के बाद, कुछ भी हो जाए वो नहीं मनाएगा। ठीक है, हमने अपने घर में देखा है, हम भाई बहन का त्योहार है, अब खाट पे बैठे हैं, चौकी पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, मना लेते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छे घर पे हैं, अब आसन बिछा करके बैठे हैं तो भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कभी जब बचपन में थे तो हम लोगों के यहाँ पीढ़ा के ऊपर चौक लिखा जाता, मतलब डिजाइन बनाए जाते थे मैदा से, जो है सो वो डिजाइन बनाए जाते थे, मैदा को पानी में घोल करके जो है सो बना दिया जाता, उस पे बैठते थे, बहन जो है सो राखी बांधती थी, तो और भी अच्छा था। ठीक, तो और ये 5 साल के बाद ये भद्रा लुप्त हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल कई लोगों ने इसका प्रतिकार किया। मैंने बहुत पहले ही प्रतिकार किया था, लेकिन क्योंकि मैं जी राजस्थान पे था, इसलिए ज्यादा लोगों तक संवाद गया नहीं। और ज्यादा भद्रा बोलने वाले होते हैं, एक ने जो बोला वही दूसरा बोलेगा, क्योंकि यहाँ ट्रेंड चलता है। मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चला तो उसी पर सभी लोग वीडियो बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना, सबका चलेगा। अभी गाना आया था ना, वो भोले बाबा का गाना था, जो है रामचंद्र जी के ऊपर जो गाना था, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, वो कितने लोगों ने गाया, ठीक है ना, लेकिन रियल गायिका कोई और थी, उससे भी ज्यादा व्यूज कोई और ले गया। कई लोग ऐसे रहे जो कमर्शियल टाइप के रहते हैं, वो लोग ज्यादा व्यूज ले जाते हैं। तो जो चल जाता है ना, उसको उस ट्रेंड में अगर लोग वीडियो बनाते हैं तो उसका ज्यादा चलता है। ठीक है, तो इसीलिए लोग देखते हैं भद्रा लिख दिया, ये चीज लिख दिया, ये चीज लिख दिया, तो दूसरा भी उसी को नकल करेगा और वही चीज बोल जाए, इसीलिए उसका प्रचार प्रसार ज्यादा हो जाता है और हम लोगों का प्रचार प्रसार कम। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब कहा जा रहा है कि भद्रा का मुख एवं पुच्छ का विचार करना चाहिए, ठीक है, और भद्रा का मुख को अच्छा नहीं माना जाता है। उस समय यदि कोई कार्य करना हो तो उसको वर्जित रखना चाहिए। तो कहा गया कि भद्रा के मुख एवं पुच्छ का विचार करना चाहिए। सर्वप्रथम विष्टिकरण के आवृत्ति को 4 भागों में बांटें। तो प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग एवं चतुर्थ भाग, या चतुर्थ चरण, ऐसा आप बोल सकते हैं। कि कौन शोर मचा रहे हैं, बताइए बताइए, तो आशुतोष जी प्लीज प्रधान जी, म्यूट क्या करिए। तकलीफ हो गया? प्रीति जी आप भी म्यूट कर लीजिए।
तो 4 चरण कहिए, 4 भाग कहिए, उसमें बांट लेना चाहिए। समझ गए? तो जब हम 12 घंटे को 4 भागों में बांटेंगे तो 3-3 घंटे का एक चरण होगा। ठीक है? तो कहा जाता है कि इसकी प्रारंभिक 5 घटी, अब पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, किसी की भी प्रारंभिक 5 घटी भद्रा का मुख कहा गया है। अब उसको हम लोग समझ लेंगे, थोड़ा सा नोट करा देंगे, नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अच्छा रहेगा। पहले ये हाँ समझिएगा। गुरुजी। हाँ, तो पहले क्या समझना है हम लोगों को कि भाई भद्रा 3 घंटे का होता है, 1 घंटे में 2.5 घटी होता है, तो टोटल कितना हो गया? 3 घंटे में कितना घटी हो गया? 7.5 घटी। लेकिन भद्रा जो प्रारंभ होता है और जो अच्छा नहीं कहा गया है, वो कितने घटी तक? 5 घटी तक अच्छा नहीं कहा गया है, अर्थात 2 ही घंटा अच्छा नहीं कहा गया, बाकी फिर अच्छा कहा गया। क्लियर हुआ? तो भद्रा का एक चरण 3 घंटे का होता है, 7.5 घटी का होता है लगभग, यहाँ लगभग बोलना जरूरी है। प्रारंभिक 5 घटी ही निषेध है, बाकी का भद्रा का कोई निषेध नहीं है, आप काम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे आप लोगों को लिखना है कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। वैसे क्या है, जब आप टेबल में जाएंगे तो हमने आपको लिखाया हुआ है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का जो दूसरा चरण है, तिथि की का जो दूसरा उत्तरार्ध है, वो विष्टिकरण में आता है। तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और उसके साथ लिखा गया है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। तो कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी में भी जाकर के आप देखिएगा तो विष्टिकरण आता है। समझ गए ना? विष्टि के बाद, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी में विष्टि के बाद तकनी, चतुष्पद, नाग, समझ गए? और उसके बाद जो है क्या नाम कहते हैं, किंतु घन आ जाता है। तो ये चारों स्थिर हो जाता है। तो ये कहा गया शुक्ल पक्ष की चतुर्थी एवं कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का विष्टिकरण के प्रथम चरण की प्रारंभिक 5 घटी अर्थात 2 घंटा भद्रा का मुख होता है। ठीक। अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, एक उदाहरण दे। हमको बनाना नहीं आएगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं बनाने का। ठीक है? जो भी है, यही मान लीजिए ड्रैगन, वो जो भी बोलते हैं, ये भद्रा का मुख हो गया। और ये आगे वास्तु में जब पढ़ाते हैं वो भद्रा का नहीं पढ़ाते हैं, अलग पढ़ाते हैं, उसका मुख और पूछ होता है। तो अब कहा जा रहा है कि शुक्ल पक्ष के चतुर्थी, चतुर्थी वो जो दूसरा उत्तरार्ध होता है उसमें विष्टिकरण होता है, और ये शुक्ल पक्ष। और कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी का जो पहला ही भाग होता है वही विष्टिकरण का होता है। और इस विष्टिकरण का प्रारंभिक 2 घंटे, 2 घंटे, तो ये भद्रा का मुख होता है। ठीक है?
अब ये नक्षत्रों में भी टकराएगा कहीं, हाँ या ना? जी जी नक्षत्रों में टकराएगा कि नहीं टकराएगा? किसी को शंका है तो बताओ भाई। नहीं, कोई नक्षत्रों शंका में नहीं है। टकराया, इसीलिए तो मकर राशि में गया। बात जी समझना, क्योंकि हर साल सावन पूर्णिमा को शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष के प्रथम उत्तर पूर्वार्ध में विष्टिकरण होता है। उसी से हम लोगों ने श्रावण नक्षत्र पढ़ा, और श्रावण नक्षत्र क्योंकि उस दिन पूर्णिमा की तिथि होती है तो श्रावण नक्षत्र होता है, उस तिथि को विष्टिकरण हो सकता है। तो इसको तिथि के साथ साथ हम लोग नक्षत्रों में भी जान सकते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल गणना है, जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो उसको जब जानेंगे तब हम मृत्युलोक में, आकाश में, पाताल में भद्रा का विचार करेंगे। लेकिन यहाँ जो नॉर्मल भद्रा का मुख और पुच्छ का विचार करते हैं, या आपने क्या देखा कि पहला लिखा हुआ है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का पहला 2 घंटा जो है वो भद्रा का मुख होता है। इसीलिए उस 2 घंटे में किसी भी कार्य को टाल दीजिए। रोज तो आता नहीं है, जिस दिन आया है उस दिन वो 2 घंटा टाल लीजिए। तो ये हो गया। दूसरा उदाहरण है उसका कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की दशमी। लिखिए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं कृष्ण पक्ष की दशमी का विष्टिकरण के द्वितीय चरण की प्रारंभिक 5 घटी अर्थात 2 घंटे भद्रा का मुख होती है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं कृष्ण पक्ष की दशमी का जो विष्टिकरण होता है उसके द्वितीय चरण की प्रारंभिक 5 घटी अर्थात 2 घंटे भद्रा का। इसको बोर्ड पे लिखने की जरूरत है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा कोई भी आ। नहीं, क्या आप लोगों ने समझ लिया है? लिख लिया। ठीक, क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी। अब तीसरा पॉइंट लिखिए, शुक्ल पक्ष की एकादशी एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी का विष्टिकरण के तीसरे चरण की प्रारंभिक 5 घटी अर्थात 2 घंटे भद्रा का मुख होता है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा एवं कृष्ण पक्ष की तृतीया को विष्टिकरण के चतुर्थ चरण की प्रारंभिक 5 घटी अर्थात 2 घंटे भद्रा का मुख होता है। अब पूर्णिमा आ गया। अब पूर्णिमा में भी कहा गया है कि जो चौथा चरण है उसका 2 ही घंटा भद्रा का मुख है। उसमें आप रक्षाबंधन नहीं कीजिए यदि आप बहुत खुश हैं तो। लेकिन क्या करते हैं कि जिस दिन विष्टिकरण है वो पूरे विष्टिकरण को भद्रा मान ले। तो जिसको ज्ञान नहीं है, करण का भी प्रारंभिक समय और अंतिम समय पंचांग में लिखा रहता है। या आप लोग अब जब पंचांग दिखाएंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक और
अंतिम समय करण का भी लिखा रहता है, तो आप लोगों को उसको दिनमान से या तिथि के मान से बना लेने में कितना देर लगेगा? मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, मैथमेटिकल गणना करेंगे टाइम निकल आ जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि अलग अलग जगह के लिए अलग अलग समय होगा, क्योंकि अलग अलग समय पर तिथियां प्रारंभ होती हैं, क्योंकि ये सूर्य एवं चंद्रमा के गति के ऊपर निर्भर करता है या गोचर के ऊपर निर्भर करता है, इसीलिए अलग अलग जगह पर, इसीलिए हम इसको LMT लोकल मीन टाइम हिंदी में बोलते हैं, उसको स्थानीय मानक समय के अनुसार ये तिथियां चलती हैं, ये नक्षत्र चलते हैं। इसीलिए तो बिहार के लिए अलग पंचांग है, उत्तर प्रदेश में अलग पंचांग है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग पंचांग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग पंचांग है, हिमाचल वाले अलग पंचांग बनाते हैं, दिल्ली वाले अलग पंचांग बनाते हैं। एक ही पंचांग से काम नहीं चलता, ठीक है। अब जो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, एक बड़ा पॉपुलर पंचांग है टेक्नोलॉजी में, मैं भूल गया, बताइए कोई आप लोग। दीप पंचांग। दृक पंचांग, ठीक है, अच्छा है। उसमें आप स्थान भी डाल दीजिए और ये भी डाल दीजिए, क्या नाम कहते हैं, सब चीज डाल दीजिए। हाँ, डेट डाल दीजिए, तो उस दिन का चौघड़िया पूछेगा तो चौघड़िया बता देगा, भद्रा पूछेगा भद्रा बता देगा, ठीक है। तो भद्रा का टाइम बता देगा। अब आप अगर हो सकता है कि उसका पहले चरण का 5 घटी है, दूसरे चरण का 5 घटी है, तीसरे चरण का 5 घटी है, या चौथे चरण का 5 घटी है, वो भी पार्ट में निकाल के बता सकता है। और नहीं बता रहा है तो कोई बात नहीं, वहां तक उसने बता दिया। अब आपके पास जो समय है उसको अलग से 4 भागों में बांटिए और 5 घटी उसका प्रारंभ का वर्जित कर दीजिए, जो भद्रा के लिए कहा गया है मुख, और उसके अलावा और भद्रा का पूछ रहेगा। इसीलिए हम लोगों को इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, भद्रा के पूछ में जाकर के काम करेंगे, हमको कोई आपत्ति। और अगर ये 7 कर्णों में दृष्टि को अगर हमको छोड़ भी देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, दृष्टि को छोड़ नहीं समझ में आता है, पूरा दृष्टिकरण छोड़ दीजिए, कामे मत कीजिए, ठीक है। समझ में आता है तो ये जो मुख्य वाला बात बताया, इसको याद रखिएगा। और मुझे इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, मैं आप लोगों को जितना पढ़ाना चाहता हूँ उसमें इतना ही कहता कि भद्रा दृष्टिकरण आता है, उस समय भद्रा का वास समझा जाता है। यदि पृथ्वी पर भद्रा का वास है तो पृथ्वी पर होने वाले शुभ कार्य को त्याग देना चाहिए। क्लियर, खत्म, 2 लाइन में मैं खत्म कर देता कहानी। लेकिन चूंकि आप लोगों को समझना है, आप लोग ज्योतिष हो, आप लोग सीधा सीधा यजुर्वेदी ब्राह्मण नहीं है कि थोड़ा बहुत हमको ज्योतिष का नॉलेज है, बाकी कर्म कांड का नॉलेज है। तो कर्म कांडी को गणित से जरूरत नहीं है, तिथि मुहूर्त इससे जरूरत नहीं है। उसको बड़ा बड़ा मंत्र आता है, कंठाग्र है, बड़े लय में बोलता है, जब बोलेगा तो आपका हृदय जो है सो प्रसन्न हो जाएगा, ठीक है ना। इतना अच्छा लगता है सुनने में, बड़ा कर्णप्रिय होता है वैदिक लैंग्वेज, ठीक है ना। तो उसकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन आपकी सीमाएं नहीं है। आपको अनंत ज्ञान हासिल करना है, इसीलिए आपको भद्रा के मुख का विचार करके भी मैंने बता दिया। अब जब जरूरत पड़ेगा तब आप लोग वहां विचार कीजिएगा। अब जब पंचांग देखेगा तो भद्रा देखेगा तो समझ जाइएगा कि विष्टिकरण चला हुआ है। और इसी तरह से अब विष्टिकरण है तो कितने बजे प्रारंभ हुआ, कितने बजे समाप्त हुआ, इसका अभ्यास कर लीजिएगा। इसका अभ्यास कर लीजिएगा तो फिर वो एक चार्ट बना लीजिएगा कि प्रथमा, चतुर्थी और चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष का चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का के लिए जो भद्रा का निवास बोला गया वो प्रारंभिक प्रथम चरण के ही 5 घटी में बोला गया है, अन्य नहीं। प्रथम चरण के 5 घटी में बोलेंगे
और प्रथम चरण इसके क्या है, 4 चरण है, और प्रथम चरण का भी 5 ही घटी है। और एक चरण में कितने घटी होते हैं, 7.5 घटी होते हैं, तो 2.5 घटी इसके भी बचे, और बाकी 7.5 7.5 7.5 कितने घटी बच गए। तो भद्रा का विशेष समय का उपयोग शुभ में आ जाता है, थोड़े समय अशुभ रहते हैं, उसका विचार हम लोगों को कर लेना। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ या ना में जवाब दे। जी तो मैं जी आगे बढ़ूं जी। उसके पहले कुछ चीज जो एक दो चीज जो मेरे समझ में आता है वो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। गुरुजी भद्रा से लेके एक ये जी है बोलिए कि बोलिए ना। भद्रा का निवास अगर पृथ्वी में नहीं है तो क्या मुख का विचार हम करेंगे या उसको ये मतलब जो उसका जिक्र करने का जरूरत है। अगर पृथ्वी में नहीं है तो कुछ जरूरत नहीं है गुरु कि मुख बिल्कुल का बिल्कुल विचार। बिल्कुल। अमेरिका का प्रधानमंत्री हमारा क्या बिगाड़ लेगा, अगर हिंदुस्तान के नियम कानून के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, कुछ नहीं। बात हाँ गुरु। समझिएगा। हाँ उसी तरह से भद्रा पाताल लोक में है, आकाश में है, क्या मतलब है, ठीक है ना, कोई मतलब ठीक है, नहीं है। पृथ्वी लोक में है तब मतलब है, तब मुख का विचार करना है गुरु। तब मुख का विचार करना। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों को हमने अमृत सिद्ध योग सर्वार्थ सिद्ध योग बताया था। गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आता है तो गुरु पुष्य होता है, ये भी बताया था। और रविवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र आता है तो रवि पुष्य बोलते हैं, ये भी आप लोगों को बताया। उसी में पंचांग में ना 2 योग और होते हैं जो इसको द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग कहते हैं। उसका निर्माण किस प्रकार से बनता है उसको जो है आप लोगों को लिखना है। वो भी है तिथि वार एवं नक्षत्र के संयोग से बनने वाले ये योग होते हैं। तिथि वार एवं नक्षत्र के संयोग से द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग बनते हैं। देखिए भद्रा तिथि द्वितीय सप्तमी और द्वादशी तिथियां हो रविवार, मंगलवार अथवा शनिवार का दिन हो, विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, कृतिका अथवा उत्तराषाढ़ा त्रिपाद नक्षत्र हो। ये जो भी नक्षत्र कहे इसको त्रिपाद नक्षत्र भी कहते हैं। त्रिपाद नक्षत्र हो तो इन तीनों के संयोग को त्रिपुष्कर नामक योग कहते हैं। तो इन तीनों के संयोग को त्रिपुष्कर नामक योग कहते हैं। इसमें यदि कोई शुभ कार्य या अशुभ कार्य किया जाता है तो उसकी 3 बार पुनरावृत्ति होती है। मान लीजिए आपने एक फिल्म बनाया और हमने उसका मुहूर्त बता दिया त्रिपुष्कर, तो आप 3 फिल्म बनाएंगे जरूर, ठीक है।
मैं क्लास लेना प्रारंभ करता हूँ तो त्रिपुष्कर मुहूर्त आ जाता है तो हम अच्छे रहे, खुश हैं, बना लो क्लास स्टार्ट कर लो। क्यों? 3 क्लास और स्टार्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन शादी करनी है, त्रिपुष्कर में करेंगे 2 शादियां करेंगे क्या? त्रिपुष्कर में करेंगे 3 शादी करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। अगर गृह प्रवेश का दिन त्रिपुष्कर नक्षत्र में हो जाए तो हम 3 घर कर देंगे, या घर खरीद जिस दिन रहे हैं, रजिस्ट्री करा रहे हैं, उस दिन त्रिपुष्कर नक्षत्र हो तो हम 3 बार जो है सो घर खरीदेंगे, 3 बार हम रजिस्ट्री कराएंगे तो अच्छा है। नक्षत्र वो तिथि दे दीजिए आप, क्या दिक्कत, ठीक है। लेकिन कोई गलत कार्य होना है, मान लीजिए किसी के साथ केस मुकदमा करना, तो हम त्रिपुष्कर त्रिपुष्कर को नहीं करेंगे, 3 बार मुकदमा करना होगा, वो 3 मुकदमे में कौन फंसने जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से ऐसे आपको ये स्वाभाविक रूप से चयन करना है कि कौन सा कार्य द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर में करवाना चाहिए, ठीक है। अगर व्यवसाय का प्रारंभ त्रिपुष्कर में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 व्यवसाय उसका शुरू किया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए त्रिपुष्कर का उपयोग इसके नामानुसार होता है। शुभ कार्य का प्रारंभ हम कर सकते हैं, अशुभ कार्य का प्रारंभ यदि किया वो भी हमको 3 बार करना पड़ेगा, ठीक है। मान लिया जाए त्रिपुष्कर नक्षत्र है और घर में विवाद चल रहा है, तो आप उस दिन बर्दाश्त कर लीजिए, कुछ मत कीजिए। अगर उस दिन फिजिकल हो गए, एक दूसरे के ऊपर लाठी चल गया, वो 3 बार लाठी चलेगा तब कोर्ट कचहरी में जाएगा, ठीक है। इसीलिए त्रिपुष्कर और द्विपुष्कर से परहेज। अब द्विपुष्कर लिख लीजिए, भद्रा तिथि 2-7-12, गुरुवार, रविवार, मंगलवार, शनिवार, द्विपाद नक्षत्र। अब ये भी याद रख लीजिएगा, बाद में याद होगा ठीक है, नहीं होगा तो अपना पंचांग पलट पलट करके देखते रहेंगे। द्विपाद नक्षत्र धनिष्ठा, चित्रा और मृगशिरा का संयोग होने पर पुष्कर नामक योग बनता है। तो ये दोनों ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने पुष्कर नक्षत्र भी, ठीक। अब कुछ बातें हैं, पंचक बोला जाता, आप लोग समझते हो पंचक, छोटी छोटी बातें हैं जिसको कि मैं चाहता हूं कि समझें आप लोग। जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशियों अर्थात धनिष्ठा के उत्तरार्ध या शतभिजा पूर्वा भाद्रपद, लिखिए धनिष्ठा के उत्तरार्ध, धनिष्ठा के उत्तरार्ध, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती नक्षत्रों से गोचर करे गुरुजी ये रिपीट कर देंगे एक बार दोबारा। धनिष्ठा के उत्तरार्ध, शतभिषा,
पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद से जब चंद्रमा गोचर करे तो पंचक कहलाता है। और 4 नक्षत्र हुए। हाँ, एक उत्तरा भाद्रपद है ना, उसका पूर्वार्ध हमने बताया है, 5 हो गया। तो ये 5 दिन तक रहता है, ठीक है। तो मोटा मोटी जो है ये इस तरह रहता, 3.5 नक्षत्र तक, 4.5 नक्षत्र तक ही काम आता है। अभी पहले इसको समझ लीजिए, कहा जाता है, मुंह जुबानी भाषा में समझ लीजिए, पहले कोई मरे ना पंचक में, पैदा हो जाए पंचक में कोई बात नहीं, घर में 5 बच्चा पैदा हो जाए खुशी की बात, ठीक है। लेकिन कोई मर गया पंचक में तो 5 लोग मरे परिवार में, ये अच्छा नहीं। तब क्या होता है, जब पंचक में कोई मर जाता है, उसके साथ 5 डमी बनाया जाता है उसका, और उसको उसके साथ लिटा करके और उस पांचों को जला दिया जाता है, तब वो दोष समाप्त होता है। अब यहाँ कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन घाट पे जाइएगा ना तो वो पंडित को पता है, बोलेगा पंचक में मर गया है बाप दादा जो भी, ये वाला कर्म कराओ। वहां तो कहता है फिर कर दो, उसका ऊपर से पैसा मांग लेते, समझ रहे हैं। उन लोग जो है ये इसीलिए वो लोग नहीं बोलता है पंचक, उसमें उसके 5,000 की कमाई अलग से हो जाती। वो 5 पुतला बना करके, वो तो रखा ही रहता है, 5 पुतला डाला हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब गांव समाज से यदि जाता है तो वो पुष्प लिया जाता है, उसमें उड़द का वो बेसन से उसके हाथ पैर को ऐसे ऐसे बनाया जाता है, और फिर पैर में 5 कील ठोके जाते हैं, ठीक है। कई प्रकार की विधियां की जाती हैं, और जहाँ जैसा परंपरा है वहाँ वैसा विधि चलता है। हमारे यहाँ जैसा है वैसा ही विद्या भारती के यहाँ होगा, जरूरी नहीं है वैसा ही पूनम अग्रवाल के यहाँ होगा, जरूरी नहीं है, सबके यहाँ अलग अलग होता है, ठीक है। गुरु जी उसके बाद जप भी होता है ना? अब कहीं जप होता है, हमारे यहाँ जप वप नहीं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि पंचक में मरना नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अगर पंचक में कोई मर जाता है तो घर में एक बहम सा बना रहता है कि दूसरा तीसरा चौथा पांचवा किसका नंबर है, ठीक है। और इसीलिए गुरुजी त्रिपुष्कर द्विपुष्कर योग में आप इसको भी समझ सकती हो अपने आप में। हो सकता है कि त्रिपुष्कर में कोई मरे तो हो सकता है कि इसकी भी रिपीटेशन हो, लेकिन वो शुभ कार्यों के लिए विशेष रूप से बताया गया है, इसीलिए इसका ध्यान कम रखते हैं, पंचक में इसका ज्यादा ध्यान। गुरु जी ये यहाँ तो पे जी उड़ीसा हाँ, में जब दीपुष्कर तिपुष्कर में होता है तो उस पुष्कर का पूजा किया जाता है। मेरा मदर का डेथ हो गया था तो हम जम का पूजा किए थे, फिर बहुत सारा रिचुअल्स होता है गुरु जी। हाँ वही पुष्कर बोले, लगता है अलग बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग और जो प्रकार। गुजर जाते हैं उनके लिए अच्छा होता है बोलते हैं, पुष्कर में जो हाँ गुजर उसके जाते लिए गुजरना अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलाबोरेट रिचुअल्स है गुरु जी। 2 पाद हाँ लगा है, 1 पाद लगा है, 3 पाद लगा है, भूमि मतलब स्वर्ण ये दान करना है, बहुत सारा मतलब होता है। रात को 12 बजे पूजा करना तो मुश्किल होता है। हमारा माता जी का देहांत हो गया था तो वही इशू था, तो मैंने किया था उसको, मैं याद आ रहा है। हाँ कर लेना चाहिए, ये जरूरी है। पहला तो यही वाला काम खराब होता है। दूसरा कहा गया है कि यदि पंचक हो तो दक्षिण दिशा की यात्रा न करें। जब यात्रा और पढ़ाएंगे तो वहां भूल भी सकते हैं, इसलिए यहाँ लिख लीजिए सर पंचक हो। देहांत हो जाए, सर देहांत हो गया और फिर उसके बाद भी फिर पंचक बैठा हाँ देहांत हो गया उसके बाद भी पंचक है तो क्या बोलिए। तो क्या करना, उनको अंतिम क्रिया नहीं हुई उनकी।
नहीं नहीं, अंतिम क्रिया तो हो ही जाएगी, उसमें कोई दो राय। नहीं वो बोलिए। गुरुजी, आप ये पूछना चाह रही हैं कि मान लीजिए मृत्यु हो गई है, मृत्यु के समय पंचक नहीं था और तब तक संस्कार नहीं हुआ, लेकिन जब संस्कार करने गए तब पंचक चालू हो गया, तब उस स्थिति में इसमें क्या करना चाहिए? इसमें हम हाँ लोगों के यहाँ हम लोगों के यहाँ मृत्यु का ही मान्य है, लेकिन कई जगहों पर शवदाह का मान्य है। ठीक है, तो इसीलिए कई जगहों पर शवदाह करने के लिए जाते हैं तो पंचक मानते हैं, और हमारे यहाँ जब मृत्यु पंचक में नहीं हुई है तो उसको नहीं मानते, क्योंकि कहा जाता है कि मृत्युंजय नाम की वायु होती है जो खोपड़ी में होता है, कपाल क्रिया करते हैं ना, लास्ट में खोपड़ी को फोड़ दिया जाता है ऐसे बांस के बत्ती से, तो वो कपाल क्रिया तब उसको मरा हुआ मानते हैं। इसीलिए बहुत जगह पर पंचक में दाह संस्कार करना भी अच्छा नहीं बताया गया है। मृत्यु अगर पहले हो गई और दूसरे दिन से पंचक है तो दाह संस्कार लोग कोशिश करते हैं कि पंचक के पूर्व ही कर लें, और पंचक प्रारंभ होने पर यदि करते हैं तो वो पंचक को भी मानते हैं। इसमें दोनों तरह का प्रीति जी मान्यता है, आपके यहाँ जो ठीक मान्यता है उसको माने। ठीक है, ठीक ठीक। अब आ जाते हैं, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी है। अब चार पाई का प्रचलन नहीं है, घर में जो जूट की रस्सी से चार पाई बनाया जाता था, अब तो निवार वाला आ गया है तो वो भी कम चलता है। अब तो चार पाई का प्रचलन कम हो गया है, लोग पैसे वाले हो गए, बेड ही बनवा ले। ठीक है, तो चार पाई बड़ा अच्छा होता था कि रात में बिछा लीजिए और दिन में समेट के रख दीजिए, आपका जगह ही जगह हो। ठीक है, और सोने के टाइम में लोगों को इधर उधर करना नहीं है तो अपना लगा दिए चार पांच चार पाई, सब सो रहे हैं। ठीक है, तो चार पाई की बिनाई लकड़ी और घास आदि का एकत्र करना या घास फूस का मकान बनाना भी बंधनवार भी वर्जित माना जाता है। घर में छत डालना, आप जो तो क्या बोलते हो, आरसीसी बोलते हो, तो छत डालते हैं, लिंटर डालना कई जगह लोग बोलते हैं, छत डालना या लिंटर डालना जो भी बोलते हो वो भी नहीं किया जाता है, इसको पंचक में त्याग देना। ठीक है, तो क्या रियल में ना वो गुथाई का काम नहीं होना चाहिए, देखते हैं ना छड़ को गुथा जाता है, बांधा जाता है, तो वो वाला काम नहीं होना चाहिए। ढाल तो सकते हैं लेकिन गूंथने के बाद ढालने का काम है, लोग उस गुथाई को नहीं समझते, ढालने को ही बोल दिया कि ढालो मत। ठीक है, तो जैसा समझने का काम है, मतलब स्ट्रक्चरल वर्क जो है वो नहीं करना चाहिए। कंक्रीट वर्क आप कर सकते हो, लेकिन जब परहेज है कि छत नहीं डालना है, लिंटर नहीं डालना है, तो लिंटर मत डालो। पंचक में छड़ गूथे जा रहे हैं तो गूथे जा रहे हैं, उसको कोई नहीं देख रहा। रियल में छड़ नहीं गूंथना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप लोग यदि किसी को बताइएगा तो ये बताइएगा कि छड़ नहीं गूंथना, छड़ पहले गूंथ लो, या नहीं तो 5 दिन रुक जाओ, 5 दिन के बाद फिर गूंथ लेना छड़। ठीक है, तो छड़ यदि पहले गूंथा गया तो आप लिंटर डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि छड़ ही गूंथना बाकी है तो फिर मत गूंथो, फिर उसको पंचक मानो और पंचक के बाद छड़ को गूंथो। उसी तरह से बाण की बात आती है, आप लोग को बता देते हैं, समझ लीजिएगा यहीं पर। रोग बाण, अग्नि बाण, लिप बाण, चोर बाण, मृत्यु बाण, और ये 5 प्रकार का बाण होता है। और इसको बनाना बड़ा आसान है। कहा तो जाता है कि यह भी पंचक ही कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 बाण है इसीलिए इसको भी पंचक बोल देते हैं, लेकिन ये अलग अलग तिथियों में अलग अलग दिनों में आता है। और ये आप लोग लिखिए बाण,
सूर्य के भोगांश पर आधारित होता है। बाण 5 प्रकार के होते हैं। रोग बाण, अग्नि बाण, नृप बाण, चोर बाण और मृत्यु बाण। अब लिखिए, रोग बाण। सूर्य के अंशों में 6 जोड़कर सूर्य के अंशों में 6 जोड़कर 9 से भाग करें। यदि शेष फल 5 प्राप्त होता है, यदि शेष फल 5 प्राप्त होता है तो इसे रोग बाण कहते हैं। सूर्य के अंशों में 3 जोड़कर प्राप्त अंक को 9 से भाग करें। यदि शेष फल 5 प्राप्त होता हो तो अग्नि बाण कहलाता है। यदि रिपीट करें। सूर्य के अंशों में 3 जोड़कर प्राप्त अंक को 9 से भाग दें। यदि शेष फल 5 प्राप्त होता है तो यह अग्नि बाण कहलाता है। अब अगला लिखिए, नृप बाण। सूर्य के अंशों में 1 जोड़कर 9 से भाग करें। शेष फल 5 प्राप्त होता है तो नृप बाण कहलाता है। गुरुजी, नृप बाण माने राजा। हाँ, नृप माने राजा वाला। हाँ, नृप मतलब चोर बाण। सूर्य के अंशों में 8 जोड़ें। प्राप्त अंक को 9 से भाग दें। यदि शेष फल 5 प्राप्त हो तो चोर बाण कहलाता है। चोर बाण कहलाता है। मृत्यु बाण। सूर्य के अंशों में
4 जोड़कर प्राप्त अंकों को 9 से भाग दें यदि शेषफल यदि शेषफल 5 प्राप्त हो तो मृत्युबान कहलाता है। तो रोगबान, मान लीजिए सूर्य का अंश, जब अंश बोल रहा है तो न राशि लेंगे न कला लेंगे। क्लियर हो गया? सूर्य का अंश 8 डिग्री है और रोगबान में कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है। तो कितना प्राप्त हो गया? 14। और 14 को 9 से भाग देंगे, 14 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ आ जाएगा, तो शेष कितना हो गया? 5। क्लियर हो गया? तो जब सूर्य 8 डिग्री का होगा तो रोगबान लग जाएगा। उसी तरह से जब सूर्य 17 डिग्री का हो, सबका लिखा देंगे, आप लोग पहले समझ लीजिए। सूर्य 17 डिग्री का है, इसमें कितना जोड़ना है हमको? रोगबान के लिए 6 जोड़ना है। अभी हाँ 6। तो 6 जोड़ेंगे तो प्राप्त कितना हुआ? 7 13 23 और 2 23 हो गया हमको यहाँ प्राप्त। 7 13 1 1 2 23। अब 23 को 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, शेष कितना बच गया? 5। तो क्या हो गया? रोगबान लग गया। ठीक है। अब ये सूर्य 17 डिग्री का किस तिथि में पड़ता है समझिएगा। एकदम विषय सरल है, बहुत कठिन नहीं है। आप लोगों को लगता होगा कठिन है, बहुत कठिन नहीं है। सूर्य 8 डिग्री का हुआ, तिथि कौन सी है जान लेंगे। ज्योतिष है, सूर्य 8 डिग्री का हुआ, ये नहीं जान पाएंगे, ये तो होगा ही नहीं। लेकिन कोई जो पंडित है, जो पूजा पाठ कराता है, उसको क्या पता सूर्य 8 डिग्री का कब हुआ नहीं हुआ? उसको नहीं पता। इसीलिए पंचांग वो देख करके कुछ बता सकता है। उसको पूछ लीजिएगा रोगबान होता क्या है, तो वो हाथ खड़ा कर देता। उसको नहीं पता कि कैसे रोगबान बनता है। उसी तरह से रोगबान के बाद क्या होता है? अग्निबाण। तो अग्निबाण के लिए कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है। तो 3 जोड़ दीजिए। किसमें जोड़िएगा? 2 में 3 जोड़ दीजिए। तो 2 में 3 जोड़ दिया, 5 हो गया। ठीक है। और डिवाइड करना है 9 से। ये डिवाइड होगा ही नहीं, तो ये जो 5 बच गया, समझ गए ना? 9 से डिवाइड होगा ही नहीं, दशमलव में आ जाएगा। तो ये अग्निबाण में आ जाएगा। उसके बाद 11 में 3 जोड़िए, 15 हो गया। अब 15 को 9 से भाग दीजिए। ये गड़बड़ हो रहा है क्या? 14 हो गया गुरुजी। 11 में 3 जोड़े, 12 11 में में 3 3 जोड़े तो 14। तो इसमें से 9 चला गया तो शेष 5 बच गया। तो ये क्या हो गया? इसको भी लिख लीजिए। सूर्य का अंश इधर लिख लीजिए, सूर्य का अंश, और इधर लिख लीजिए मान।
या पहले वान लिख लीजिए, बाद में सूर्य का अंश लिख लीजिए, जैसा भी लिखना हो आप लोग लिख लीजिए, एक टेबल बना लीजिए। तो रोग बाण में लिखिए 8 अंश, 17 अंश और 26 अंश। 8 अंश, 17 अंश और 26। अग्नि बाण में लिखिए 2 अंश, 11 अंश, 20 अंश और 29 अंश। नृपवान में लिखिए 4 अंश, 13 अंश, 22 अंश। चोरवान में लिखिए 6 अंश, 15 अंश, 24 अंश। छह अंश, 15 अंश, 24 अंश। मृत्युवान में लिखिए 1 अंश, 10 अंश, 19 अंश और 28 अंश। यहां जैसे नृपवान में बोला गया 4 अंश, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 9 से भाग लगेगा नहीं, तो 5 का 5 ही रहेगा। तो इसको अलग से समझ लेना है। 1 अंश में ये मृत्युवान में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर जोड़ने पर 5 ही प्राप्त हो तो उसको हम लोग मान लेंगे, समझ रहे हैं ना, वो वाण मान लेंगे। तो चलिए इतना कर लेते हैं। तब कहाँ कहाँ त्यागा जाता है इसको देखिए। विवाह के मुहूर्त में आ जाता है, द्विरागमन के मुहूर्त में आ जाता है, क्या नाम कहते हैं, उपनयन के मुहूर्त में आ जाता है। ये जो बड़े बड़े द्विरागमन आप लोग नहीं समझते होंगे, अब तो शादी में ही लड़की ले आते हैं। हाँ, हाँ, दोबारा पहले भी शादी में ले आते थे, लेकिन रामचंद्र जी को विदाई नहीं मिली थी। रामचंद्र जी को मधुश्रावणी के बाद, द्विरागमन के बाद विदाई मिली, शायद जहां तक हमको पता। ठीक है, तो हम लोगों में मधुश्रावणी का व्रत होता है, ये जनकपुर का रिवाज है। हमारे यहाँ अगर शादी होगी तो सावन के महीने में 14 दिन तक महिला जिसकी शादी हुई है वो 14 दिन तक फलाहार पे रहेगी और शंकर भगवान की पूजा करेगी। समझ गए? तो ये बड़ा व्रत होता है, बड़ा नियम कानून होता है, तो अच्छा है। कहा जाता है कि अगर सारे व्रत इस तरह के मना लिए जाएं तो जीवन साथी के साथ जीवन गुजारने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब कहा जाता है रोग बाण डैश दीजिए। उपनयन संस्कार में रविवार को रात्रि के समय आए तो विशेष रूप से त्यागना चाहिए। अग्निबाण गृह निर्माण में मंगलवार के दिन आए तो पूरे दिन ही त्यागना चाहिए, गृह निर्माण का कार्य नहीं करना। नृपवान राजा वाला जो बोले थे आप, सरकारी नौकरी या सेवा में शामिल होने के लिए शनिवार के दिन यदि आए तो त्यागना चाहिए। हमें एक दिन पहले या एक दिन बाद ज्वाइन कर लें। कहता है ना ज्वाइनिंग का लास्ट डेट ये होता है, तो 1-2 दिन का टाइम रहता है, लोग ज्वाइन कर ले जाकर। चोरवान
यात्रा में मंगलवार को रात्रि के समय त्यागना चाहिए। यात्रा में मंगलवार को रात्रि के समय त्यागना चाहिए। मृत्युवान विवाह संस्कार के लिए बुधवार को संध्या के समय त्यागना चाहिए। और यदि संध्या का कोई मुहूर्त दे दिया है विवाह का, उस दिन बुधवार है और चोरवान लग गया है, मृत्युवान लग गया है, उस समय शादी नहीं करना। शाम को संध्या का टाइम खत्म हो जाए, उसके बाद जाकर के आप शादी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मोटा मोटी जब आप बाण देखेंगे ना, कहेंगे गुरुजी तो हमको बाण पढ़ाए ही नहीं थे, तो ये बाण होता क्या है। ठीक है, इसीलिए मैंने इस विषय को भी ले लिया चर्चा में कि आप लोग 5 प्रकार के बाण को समझिए। रोग बाण, अग्निबाण, बाण, जोरबाण, मृत्युबाण। ठीक है, और 1-2 बारी सुनेंगे और रिपीट कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे तो याद भी रह जाएगा, तो बहुत बड़ा बात नहीं है। और अलग से आप लोग इसको आजकल तो बड़ा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बना लीजिए। ठीक है, तो और भी अच्छा है। किसी को अगर बताना हो, हम तो आपको साधारण बोर्ड पे बताते हैं, कई लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना करके बताते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता है। बोर्ड पे 13 तरह का बात लिखेंगे, मिटाएंगे, क्या दिक्कत है ना। प्रेजेंटेशन में आप बात मिटा के लिख के नहीं रख सकते, जो लिखा है उसी पे भाषण देना। तो यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। तो अब कुछ चीज जो है, अब जैसे कि एक 28 प्रकार का जो है योग होता है, समझ गए। आनंद आदि योग, ठीक है, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। आप लोग कहीं नोट कर लीजिए कि आनंद आदि योग गुरुजी बोले थे, बाद में पढ़ा, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो हमने जो आप लोगों को बताया हुआ है, और आनंद आदि योग का, योग के संयोग से जो शुभ योग बनता है, वार और योग से जो शुभ योग बनता है, उसको बाद में देखेंगे, उसकी उतनी जरूरत। ठीक है, आगे बढ़ते हुए ये जो बाण हमने आपको पढ़ाया, इसमें अगर कोई महाराष्ट्र मुंबई के हों, तो महाराष्ट्र में विवाह के समय विभिन्न बाणों की गणना अलग विधि से की जाती है। वहां विवाह लग्न को जोड़कर प्राप्तांक को 9 से भाग दिया जाता है, और शेष 8 आता है तो रोग बाण, शेष 2 आता है तो अग्निबाण, शेष 4 आता है तो नृपबाण, शेष 6 आता है तो चोरबाण, शेष फल 1 आता है तो मृत्युबाण कहा जाता है, और उसको त्यागता है आदमी। तो ये महाराष्ट्र, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए होता है, इसीलिए इसको महाराष्ट्र वाले जानते हैं, वहां के पंडित इस विधान को कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि इसकी जरूरत होती नहीं है, शास्त्रानुसार इसकी जरूरत नहीं है, और किसी किसी क्षेत्र में परंपराओं में चलता है, तो वो परंपरागत ब्राह्मण उस बात को संभाल लेते हैं, उसको देख। अब कई जगह पर ना होलाष्टक होता है, आप लोगों ने सुना होगा, पंचांग में भी लिखा रहता है होलाष्टक। बिहार में होलाष्टक नहीं लगता, पूर्वी उत्तर प्रदेश में होलाष्टक नहीं लगता। तो होलाष्टक कहता है व्यास, रावी, सतलज नदियां सभी पंजाब में है। ठीक है, तो के तट पर और पुष्कर अजमेर के क्षेत्र में होलिका दहन से 8 दिन पहले से, अर्थात फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी, लिख लीजिए, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी से पूर्णिमा तिथि तक 8 दिनों तक
होलाष्टक लगा रहता है। इसमें विवाह आदि शुभ कार्य पंजाब और राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग इस विषय को मानते हैं, जबकि ये सिर्फ पंजाब और राजस्थान की बात होनी चाहिए, लेकिन बहुत लोग इसको मानते हैं। तो इसीलिए होलाष्टक को भी इस तरह से समझिएगा और विचार कीजिए। गुरुजी वाराणसी में भी होलाष्टक मानते हैं। गलत मानते हैं, मानना नहीं चाहिए। वाराणसी गंगा किनारे है, सतलज के किनारे। अब वाराणसी में पंजाब राजस्थान के लोग आगे वो बोलने लगे, अब तो इंटरनेशनल हो गया। अब तो राहु काल वाराणसी वाले लोग भी मानने लगे। क्यों मानने लगे? क्योंकि अब ये दक्षिण की बात उत्तर में भी बोलने लगे, टीवी पर लोग आकर के राहु काल ये होता है, राहु काल। मैं जमीन जिससे मैं गया था, वो जमीन का काम करता था थोड़ा, तो वो हमको बोला कि अभी मत दस्तखत कीजिए, राहु काल चल रहा है। उसके बाद बोले पंडित मैं हम ही को ये बता रहा है अभी दस्तखत मत। हम कहने नहीं, तुम्हारा राहु काल खत्म हो जाएगा तभी तुम दस्तखत कराना, ठीक है। जो भी ब्रोकर था तो उसका राहु काल समाप्त हुआ तब वो दस्तखत कराया। तब हम उसको बोले कि अब ये बीच वाला पन्ना बदलवा के ले आओ, इसमें ये सब जोड़ देते हैं, ये लिखवा के ले आओ। अब तुम्हारा राहु काल वाला काम हो गया, अब ये बीच वाला पन्ना बदलवा के ले आओ। फिर वो गया, बीच वाला पन्ना बदलवा के लाया। पहले दस्तखत हो गया था, फिर बीच वाला पन्ना बदलवाए, फिर उसमें दस्तखत करवाए, फिर काम समाप्त किया। तो कई लोग वही कहे ना, जिद होता है कि वो मानेंगे, खूंटा गाड़ के मानेंगे, नहीं हम तो यही मानेंगे, हमको तो पंडित जी ने बोल दिया है तो बोल दिया। आज आप लोगों को यकीन नहीं होगा, एक पंडित जी ने बोला हमारे ही क्लाइंट को कि लड़की का पैर भारी है। पैर भारी होने का मतलब गर्भवती होना होता है, ये अलग सुना है। लड़की का पैर या पाद भारी है जिसके कारण लड़का को कष्ट पहुंचेगा, उसमें लड़के का मृत्यु भी हो सकता है, इसीलिए ये मैचिंग शुभ नहीं। मैंने उसको कहा था कि जाकर के आराम से लड़का लड़की का शादी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होता है ना, बाप हमारे पास दिखाता है, माँ किसी और पंडित के ऊपर पहचानती है, वो उसके ऊपर विश्वास करती है, उसके पास पहुंच गई। वो तो अब यही हमने कहा कि 5-10 हजार रुपया पंडित जी लेंगे, ये पैर जो भारी है इसको हल्का कर दे। आप एक बार उस पंडित जी से जाके पूछिए कि जो पैर भारी है कितने रुपए में हल्का होगा, ठीक है ना। वो बता देंगे, आप हल्का करवा करके शादी कर लीजिए, काहे मना कीजिएगा किसी को। जब सब चीज पसंद आ गया है तो हम अपने तरफ से यही बात बता दें, ठीक है ना। तो बड़ा विचित्र सब समस्या होती, ठीक है। तो यही है, और बताइए। गुरुजी मैं पूछूं, जी हाँ, पूछिए ना। ये राहु काल क्या शास्त्र सम्मत है गुरुजी? शास्त्र कि सम्मत है, शास्त्र साउथ के लिए शास्त्र सम्मत है, हमारे लिए चौघड़िया मार। और दूसरा गुरुजी, ये नक्षत्र मैत्री भी कुछ होता है क्या गुरुजी? जो शादी नक्षत्र का जो मैत्री किया जाता है। वो आपने हमारा यहाँ शायद ना भी पढ़ाएं आप लोगों को, या पढ़ा भी दें, लेकिन आप लोग जाकर के अष्टकुट गुण मिलान वाला चैप्टर एक बार पढ़ लीजिए, वहां थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। नक्षत्र मैत्री की बहुत चर्चा नहीं है, थोड़ा बहुत चर्चा है, उसको समझ लें। गुरुजी 15 दिसंबर के बाद जो खरवास लग जाता है, किसी किसी पंचांग में उसके बाद भी विवाह का मुहूर्त दिया रहता है, ऐसा क्यों? जो नहीं मानता है वो मुहूर्त देता है। मुहूर्त देने के लिए तो भाई 4-5 चीजों की जरूरत है, वो मिल रहा है। वो आपके खरमास को नहीं मानता है, उसको अशुद्ध विवाह मुहूर्त में लिखता है। एक होता है शुद्ध विवाह मुहूर्त, एक होता है अशुद्ध विवाह मुहूर्त। तो मृत्युंजय पाठक जी उसको देखिएगा, वो अशुद्ध विवाह मुहूर्त में वो लिखा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से देखा है, हम क्यों अशुद्ध विवाह मुहूर्त में जाके शादी कर लें, ठीक है ना। जी गुरुजी। विद्या बताओ।
गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, सर्वार्थ सिद्ध योग 21 तारीख को जो आ रहा है, चर नक्षत्र है, तो उस दिन गाड़ी वगैरह खरीद सकते हैं? हाँ, खरीद लो एकदम पक्का। अभी और मिलता है तो अभी खरीद लो। ये सब चीज में विलम्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और इसका होता है ना, गुरुजी, कल हो ना हो, एक है ना कि कल हो ना हो, आज ही खरीदो भाई। गुरुजी ठीक है। मेरे भाई के लिए वो उसने पूछा था तो मैं उसी दिन लाना बुकिंग कर लिया है। अभी हाँ उस ठीक दिन है, लाएगा बोल के वेट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और पूजा तुम करना, दान दक्षिणा भी लेना, ठीक है। और गुरुजी, गुरु अस्त हो तो शुभ काम कर सकते हैं? यज्ञ आदि कार्य नहीं होते। अब गाड़ी खरीदना, जमीन खरीदना, ये सब होता है। अब बहुत बड़े यज्ञ नहीं होते, बहुत लोग विवाह भी नहीं करते। उपनयन विवाह ये सब नहीं उपनयन होता? नहीं होंगे, उपनयन वर्जित है, ठीक है ना। शुक्र शुक्र अस्त होगा तब भी कि खाली गुरु के शुक्र अस्त में? शुक्र अस्त में विवाह भी वर्जित। शुक्र अस्त होगा तो विवाह की तिथि नहीं दी जाती, ठीक है ना। जी। शुक्र अस्त हो तो गहना मत खरीदो, गहना मत पहनो। नई सारे जी। कपड़े जो होते हैं ना, लग्जरी आइटम का प्रयोग हम उस शुक्र अस्त में लेते ही नहीं हैं। आ जाने दो शुक्र को, फिर जो है सो लिया जाएगा। जैसे देखते हो पीने खाने वाले लोग क्या करते हैं, जैसे मौसम बरसात का हुआ, घर में ऑर्डर करके जाएंगे कि तैयारी करके रखो, अभी आज जो है सो मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, ठीक है ना। उसके पीने खाने का मन हो जाता है, ठीक है। हम लोग साधारण लोग क्या कहते हैं, घर में पत्नी को बोलेंगे पकोड़े पकोड़े तल लो, थोड़ा मौसम ठीक हो रहा है, ठीक है। तो वैसे शुक्र सही हो, अस्त ना हो, तो हम लोग हर्षोल्लास के सारे कार्य करें तो वो जाता है, क्योंकि शुक्र प्लीजर देता है। तो इसीलिए ये सब चीज अच्छा है, जानना जरूरी है। और आप लोग जब ज्योतिष हो तो इसको तर्क से समझाओ लोगों को, ठीक है ना। जी। कुमार प्रवीण जी। जी प्रणाम। जी, जो लास्ट आपने अमरसिद्ध योग पढ़ाया था तो उसमें पंचांग में लिखा हुआ था कि रविवार को हस्त नक्षत्र पड़ रहा है, और अगर पंचमी तिथि है तो उसको कंसीडर, मतलब अमरसिद्ध योग में कंसीडर नहीं करना चाहिए। नहीं करिए, क्या जरूरत है। तो इस तरह से फिर अगर अदम तिथि भी बैठ रही है, रविवार को द्वादशी बैठ रही है, तब भी ना करें गुरु जी? जी बिल्कुल। अनुराधा जी जो बताइए। गुरुजी अभी विवाह के लिए किसी ने पूछा, हमने आपका वो पूरे वीडियोस देखे, उसमें आपने कहा था ग्रह महत्व ही सबसे अनिवार्य होती है हाँ, अष्टकूट मिलान में। लेकिन गुरु जी अगर उसमें अंक कम मिले हैं और नाड़ी दोष है तो विवाह वर्जित है? नाड़ी दोष वहां भूल जाइए, भूल जाए? उसको ऐसे क्रॉस करो, ठीक है। अच्छा, एक मतलब बार खाली खाली। आपको, हाँ, आप लोगों को आग्रह करेंगे कि एक बार जा करके वीडियो देख लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, ग्रह मैत्री वर्तमान समय में ग्रह मैत्री और भकुट दोनों में से एक भी मिल जाए और 12 गुण मिल रहे हो, सप्तम आप अच्छा देख रहे हो, सप्तमेश कारक अच्छा देख रहे हो, 2, 6, 8, 12 घर अच्छा देख रहे हो, जिससे मृत्यु की बात होती है, रोग की बात होती है, ये सब यदि आप अच्छा देख रहे हो तो 12 गुण भी मिल रहे हैं, आप शादी कराइए, ठीक है। अभी मैंने, हम आप लोगों को कहानी, हमारे साले का साला, आप लोग समझ गए हो, है ना। हमारे साले का साला था, वो बाद में उन लोगों में हल्ला हो गया कि 12 गुण मिल रहा है, शादी मना करो, ये करो वो करो, कोई पंडित बैठ के बोल दिया। तब मेरे पास वो केस आया कि भाई घर में भी पंडित है, उनसे तो कोई पूछता ही नहीं है, और हमारा साला इस मामले में बहुत ये, मैं क्यों कहूँ कि तुम मेरे बहनों से पूछो, तुमको जरूरत है तो तुम पूछो। तो हमारे पास आया सवाल, तो हमने कहा गुण तो 12 ही मिल रहे हैं, ये तो तय बात है, और शादी के लिए हाँ किए हैं आप लोग, तो शादी कीजिए भी, तो उपाय बताइए। हमने कहा कि हम जो मुहूर्त दे दें उस मुहूर्त टलना नहीं चाहिए। जो मुहूर्त दे दिया वो मुहूर्त टला नहीं, शादी हुई, और सुम निसुम जैसे 2-2 राक्षस तुल्य बच्चा पैदा किया, ठीक है ना।
मैं वही कहता हूँ, लोग कहते हमको कहते हैं कि आशीर्वाद दीजिए, प्लीज, इससे आशीर्वाद लेने की जरूरत है ना। एकदम तंदुरुस्त जिसको कहते हैं, मैं निशुल्क, ठीक है, बच्चा है, थोड़ा मजाक में बोल दिया, लेकिन एकदम जो है सो दोनों पुत्र है, और पति पत्नी में क्या प्रेम है वर्णन नहीं है। 12 गुण मिलते हैं, लेकिन ग्रह मैत्री मिलता था। तो ग्रह मैत्री और भकुट में से एक मिल जाए, और उसके बाद पत्रिका देख लीजिए और दशा जरूर देखिए, ठीक है। गुरु पीड़ित हो, लड़की की गुरु की दशा आने वाली है, मार पिटाई होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, इधर उधर होगा। शुक्र पीड़ित है, शुक्र की दशा आने वाली है, लड़का अपने पत्नी के साथ सहज नहीं रह सकता, वो लड़ाई झगड़ा करेगा ही करेगा, ये तय बात, ठीक है। मैक्सिमम डिवोर्स की घटना गुरु और शुक्र की दशाओं में ही, लड़ाई झगड़े या अलगावकारी अलग होना, भले ही आप लड़ कभी रहे, उससे पूछिएगा कब अलग हुए थे, उस समय पे आप 100 में से 60 पत्रिका में देखिएगा कि शुक्र या गुरु के ही दशाओं में, लड़का लड़की दोनों की पत्रिका देख रहे होंगे, तो शुक्र या गुरु के ही दशाओं में आपस में लोग लड़ते झगड़ते हैं और विवाद में जाते हैं। तो इसको गुरुजी, देखना चाहे जरूरी। अंक जी, चाहे अंक मात्र आधा ही मिला हो, जैसे ग्रह मैत्री में 5 में से आधा अंक मिला, तो ये अच्छा माना जाएगा? अच्छा नहीं माना जाएगा ये, लेकिन भकुट पूरा मिल गया है तो अच्छा मान लीजिए। अच्छा गुरुजी, दूसरा हम आपको वाराणसी का एक बताते हैं। यहाँ पे अभी किसी ने पूछा कि विवाह के लिए आपने बोला ना खरमास के बाद भी, तो यहाँ लोग क्या करने लगे हैं गुरुजी, डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए वो शुभ मुहूर्त में कोर्ट मैरिज कर देते हैं बच्चों की, और उसके बाद 15 दिसंबर के बाद जाके 28-29 दिसंबर तक जाके विवाह करते हैं, और पूर्ण विधि विधान से विवाह करते हैं। तो अब इसमें हमको यह पूछना है कि क्या ये उचित है, शास्त्र सम्मत है? नहीं, गलत। ये ट्रेंड चल गया है गुरुजी वाराणसी में। ट्रेंड चल गया तो भोगेंगे लोग, गलत है, ठीक है। ये गलत। आप कभी भी सलाह नहीं दीजिए, क्यों? आप कोर्ट मैरिज कभी भी कर लो, लेकिन जो विधि विधान के साथ शादी करोगे उसी के लिए तो मुहूर्त की जरूरत है। जब देवी देवताओं को बुलाएंगे तो अच्छे मुहूर्त में आएंगे ना, ठीक है ना। और एक आखिरी प्रश्न गुरुजी, हम लोगों का जो प्रश्न वर्ष वाला प्रैक्टिस वाला ग्रुप है, उसमें एक कुंडली आई, उसमें लिखा कि यात्रा करनी चाहिए कि नहीं। देखने पे लग रहा है यात्रा नहीं करनी चाहिए, तो क्या ऐसी स्थिति में हम अगर मुहूर्त अगर सही हो उस दिन यात्रा करने का, तो क्या उसको बोल सकते हैं कि आप यात्रा करिए? नहीं, ये एक चंद्रमा डिबेट। सही हो तब यात्रा करने के लिए बोल। हाँ, मतलब मुहूर्त भी देख सकते हैं अगर, लेकिन कुंडली से दिख रहा है नहीं यात्रा करनी, जो प्रश्न नहीं, कुंडली कुंडली बनी। से नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, लेकिन यदि चंद्रमा ठीक हो तो यात्रा करवा सकता है। और मुहूर्त को कोई लेना देना नहीं है, चंद्रमा सामने और दाहिने हो तो यात्रा करवा, कोई दिक्कत। उसमें धन्यवाद चंद्रमा का गुरुजी। महत्व बहुत ज्यादा है यात्रा में, जी, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, यात्रा से संबंधित एक प्रश्न है। लोग कहते हैं कि इस दिशा में यात्रा नहीं है, तो आप घर से कुछ निकाल करके गणेश जी का ध्यान करके सामने वाले घर में रखवा दीजिए और जाते समय ले लीजिएगा, कोई कपड़ा, जनेब या और कुछ। तो क्या ये सही है? हाँ, ये करवाते हैं, हमारे घर में भी करवाते अच्छा। हैं। यात्रा हमने पहले ही निकाल लिया, समझ गए, और हम जी बाद में वो निकल, उस सामान को लेकिन साथ में लेकर के जाना जरूरी है। जी जो हमने दूसरे घर में रखवाया है, जी। वो जाते समय वो सामान भूलना नहीं है, वो सामान साथ में लेके जाइए, नहीं तो आपका यात्रा यहीं रह गया और आप चले गए, ठीक है ना। तो जी वो गुरुजी। सामान ले जाना जरूरी, ठीक। और कहते हैं कि वो यात्रा जहाँ रखा हुआ है, जाने से पहले उस रास्ते से होकर के नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये कहा जा सकता है, ये सब और चीजें। गुरुजी, लोगों के मन में अनेक अनेक प्रकार की शंकाएं हैं, जैसे कि पहला बच्चा अगर है तो नियम से जाइए, इस तरह से करके मत जाइए। तो क्या ऐसा करना चाहिए? न, पहला बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जाने का मुहूर्त, यात्रा मुहूर्त निकाला जाता है, ये तय है। जी जिस तरह आप दुरागमन मुहूर्त निकालते हैं ना, पहले बच्चे का जन्म जी हो, अगर वो मैके में जन्म हो गया है, हॉस्पिटल में जन्म हो गया है, तो छुट्टी जब देगा तभी लाना है आपको। जी लेकिन यदि मान लीजिए मैके के हॉस्पिटल में जन्म हुआ, मैके आ गई, अब मैके से ससुराल जाना है उसको, तो यात्रा मुहूर्त के बगैर नहीं जा सकता, जी। ठीक है।
और ये पहले बच्चे में नहीं, हर बच्चे में नियम लागू होना चाहिए। पहला ही बच्चा प्यारा थोड़ी होता है, हर बच्चा प्यारा होता है। जी। और गुरुजी शुक्र गुरु अस्त हो तो क्या यात्रा किया जा सकता है इस स्थिति के साथ? हाँ हाँ, कर सकते। पूछो यात्रा का। असीम जी, प्रीति जी आप कुछ बोल रही हैं क्या? जी, एक यात्रा का प्रश्न पूछना। अभी आपने बताया ना कि पंचक में दक्षिण दिशा में नहीं जाना चाहिए, जी हाँ। तो फिर सन्मुख चंद्रमा हो या दाहिना हो तो भी नहीं जाना? तो भी अब नहीं जाना चाहिए, ये बात तय है, ठीक है। लेकिन सम्मुख चंद्रमा और दाहिने चंद्रमा को कई ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स का सॉल्व माना गया है, सॉल्यूशन माना गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए यात्रा में सबसे प्रमुखता से चंद्रमा देखना जरूरी है, ठीक है। असीम सेन जी बताइए, प्रश्न आज बहुत ज्यादा हो गए। हाँ गुरुजी, अभी अभी जो डिस्कशन हुआ था उसमें एक जस्ट डाउट मेरा पहले से था। नाड़ी दोष आप बोल रहे हैं वर्जित, नाड़ी दोष इतना देखना जरूरी नहीं है, बकुट एंड गौमूत्री होने से हो जाएगा। लेकिन शादी के बाद अगर संतान में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो नाड़ी दोष में अगर प्रॉब्लम है व नाड़ी अगर नहीं मिला तो उसका इफेक्ट हैप्पी मैरिड लाइफ में नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप मेरे अष्टकूट गुण मिलान को जाकर के पढ़िए। यहाँ पर हम सबका विवरण तो नहीं कर सकते, आधा आधा घंटा लगेगा विवरण करने में। तो नाड़ी दोष 90% पत्रिका में सॉल्व हो जाता है, होता ही नहीं है, ये कोई नहीं लगाता दिमाग। ये मैं कितना बताऊं आप लोगों को, आप लोग वहां जाकर के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि भकुट से अग्रह मैत्री से नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है। अच्छा ठीक। तो इसको कोई नहीं बताता, तो हम किस किस चीज को लेकर के बताने के लिए जाएं, ठीक है ना। आप लोग उसको वहां पढ़िए कि क्या क्या कारण होता है जिससे नाड़ी दोष खत्म हो जाता है हमारा। अगर आपको वहां संतुष्टि नहीं मिले तो 2500 रुपये खर्च कीजिएगा, हमारे यहाँ से गुण मिलान वाला ना कोर्स है 2500 रुपये का, वो वाला परचेज कर लीजिएगा। पैसा लगाइएगा तो जल्दी ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है ना। अब कह रहे हैं वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, आसान है। तो समझ में नहीं आ रहा है, 2500 जिस दिन लगाइएगा उसी दिन नाड़ी दोष हमसे पूछना भूल जाइएगा, अपने समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा। कल मैं फोन करूंगा एक बार 11 बजे गुरुजी। कल 11 बजे मत कीजिएगा, शाम को कीजिएगा। कल 11 बजे मिलने के लिए कोई आ रहा है, आप भी सुने थे मिलने आने वाले थे, आप आए नहीं। आया नहीं मैंने, मैं यहाँ में जो आया ना वो मेरा बीवी को लेके, वो भी जो ट्रीटमेंट हो रहा है ना, तो 2-3 घंटे रूम पे रहने पड़ता है। कोई एक रूम पे रहने पड़ेगा, वो यहाँ हॉस्पिटल से निकाल नहीं देते। और जो भी मैं निकाल के जाऊँ, आपका जो 2 घंटे का रास्ता है, फिर मैं वापस आ नहीं पाऊंगा। ना ना, अभी दिल्ली में आप हूँ। इतने देर में नहीं आ पाएंगे। हाँ, इसलिए मैं देखा, टाइम मिला नहीं पा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कैसे करूँ। ना ना, ठीक है, पहले ट्रीटमेंट देख लीजिए। हाँ, और सब दर्द में हूँ मैं भी। ठीक है, ठीक है, ट्रीटमेंट ठीक है देख गुरुजी। हाँ, बहुत अच्छा। तो पहले एपिसोड में आपने बहुत से ऐसे संस्कृत श्लोक बोले थे, वो मिलेंगे? नहीं समझ पाए प्रीति जी आपकी बात। संस्कृत श्लोक जो बोले थे ना आपने पहले गए क्लास में, जो 2-3 क्लास हुए स्टार्टिंग के, मैं नहीं थी तब, तो संस्कृत श्लोक चाहिए मुझे। अनुराधा जी आप बताएंगे क्या बोल रही थी प्रीति? गुरुजी, आपने क्लास में पहले संस्कृत के श्लोक बताए थे, वो श्लोक चाह रही हैं। उन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया था, वो श्लोक उनको पूछना है। अच्छा, जी जी। तो वो जो जाएगा ना प्रीति जी PDF, उसमें वो श्लोक रहेगा, ठीक है ना, PDF में श्लोक रहेगा। बाकी हमने शायद आप लोगों के ग्रुप पे किसी ने मांगा था तो दिया भी था, बाकी PDF में श्लोक रहेगा। मुझे नहीं मिला सर। अच्छा, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, PDF जाएगा, उसमें श्लोक रहेगा। नीलम कुमार जी। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन अनुराधा जी के उसको इलेबोरेट करने के लिए ही था, क्योंकि हम दोनों ही वो प्रश्न कुंडली देख रहे थे। उसमें अगर मान लो जैसे आपने अभी बोला चंद्रमा को देखना है, तो अगर वो अष्टम भावेश हो, अष्टमेश हो और नवम में बैठा हो तो भी उसको बुरा ही मानेंगे ना गुरुजी, क्योंकि वो अष्टमेश है चंद्रमा।
चंद्रमा को यात्रा के लिए अगर आपके पत्रिका का अष्टमेश है तो उससे कोई लेना देना नहीं। ओके। समझ रहे हैं? हाँ जी। अष्टमेश हो कि लग्नेश हो कि नवमेश हो, यात्रा के चंद्रमा को उससे कोई लेना देना नहीं। ओके, उस पे उसको बुरी बिल्कुल दृष्टि नहीं आनी सेपरेटली, चाहिए। बिल्कुल हाँ, उसको सेपरेटली देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू गुरुजी। हाँ जी, थैंक यू गुरुजी। मिली जी बताइए आपका क्या प्रश्न? प्रणाम सर। प्रणाम। सर अगर जैसे कि बहुत दूर की यात्रा है, जिससे मुझे यहाँ से बैंगलोर जाना है और बीच में रुक रुक के जाना है, तो हम फिर जो चंद्रमा की दिशा है वो हम बैंगलोर के लिए ही देखेंगे ना, कि जो रुक रुक के जाएंगे तो अलग अलग दिन के लिए अलग अलग से लेंगे दिशा। एक ही डेस्टिनेशन के लिए लीजिए, उसके बाद यात्रा करते रहिए। अच्छा, फिर कहीं ठीक है रुक ना? के भी जाना हो तो ठीक। बाकी वो सर आपको डेस्टिनेशन, अब एक डेस्टिनेशन पे 15-20 दिन रुक गए, अब आपकी इच्छा हो कि दूसरे डेस्टिनेशन के लिए भी हम चंद्रमा देखें तो देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। एक डेस्टिनेशन का यात्रा बढ़िया निकालिए, उसके बाद आप यात्रा करते रहिए, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, यात्रा ऑलरेडी हो ही गया। हाँ ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर अब एक क्वेश्चन और था सर, शुक्र अस्त हो तो वो गाड़ी भी नहीं खरीदते ना? किसके अस्त होने पर? शुक्र के अस्त होने पे गाड़ी भी नहीं खरीदते ना? हाँ हो, बिल्कुल लग्जरी वाहन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक, थैंक नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।